बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, इमरान खान ने मजबूरी के आलम में फिर यू टर्न लिया है, लेकिन इस यू टर्न में जो बेबसी झलक रही थी वो आपने भी देखी। और इसी बेबसी का इजहार इमरान खान ने ये फ़िक्रा कहकर किया कि जो कुछ आज़म सवाती के साथ हुआ वो मेरे साथ होता तो मैं खुद कुछ हमला कर देता। अगरचे इस फ़िक्रे में उसके अपने ज़हनी रुझानात भी शामिल है, क्योंकि जो लोग पाकिस्तान में खुद कुछ हमले करते हैं, इमरान खान का उनसे गहरा इत्तेहाद है, स्ट्रेटजिक इत्तेहाद, जो एक जाने वाले बड़े अफसर ने उनके साथ कायम कराया था सियासी फ़ायदों के लिए, और वो मुश्तरका एजेंडा जो है। और दूसरा, इमरान खान के जो हामी साफ़ी हैं वो इमरान खान से भी ज़्यादा बेचैन है, और बेचैन होकर इमरान खान को मशवरे दे रहे हैं, मिन्नतों के अंदाज में मशवरे दे रहे हैं कि खान साहब जल्दी करो, फिर वक्त हाथ से निकल जाना है। और वक्त हाथ से निकलने की एक वजह ये भी है कि पीटीआई वालों को ये पता चल गया है कि उनकी मकबूलियत अब कम हो रही है। और ये मैं पिछले महीने भी ये बात की थी कि ये प्रोपेगेंडा एक बनाया गया, और इसमें जब बाजवा साहब भी शरीक थे। इमरान खान की मकबूलियत जो है वो इस वक्त तमाम सियासी पार्टियों की मजमूई अवामी वोट बैंक से भी ज़्यादा है, हालांकि ये गलत था। और अब तो पंजाब के जो ज़मीनी इंतखाबात हुए हैं, सूबाई सीटों के जो पिछली मरतबा हुए थे, और फिर उसके बाद जो ओवरऑल 9 कौमी असम्बली की सीटों पर और 4 सूबाई सीटों पर इलेक्शन हुए, उन दोनों इंतखाबात के नताइज मशकूक हो गए हैं मुनस लाई के इस बयान के बाद कि बाजवा इमरान खान के पीछे था। और इस बात की कई तरफ से ये तस्दीक हो रही है कि इंतखाबात में धांधली की गई थी। और तीसरी खबर ये है कि परवेज़ इलाही साहब को और मलक रियाज साहब को, दोनों को सरकारी असासों की, जो कौमी असासे होते हैं, उनकी लिस्ट से खारिज कर दिया गया है। ये कौमी असासे क्या हैं? वो जिनको इस्तेमाल किया जाता रहा है और जिनके ख़िलाफ़ कोई अदालत केस चलाने की हिम्मत नहीं कर सकती, चाहे वो मलक रियाज हो, चाहे वो परवेज़ इलाही हो, चाहे वो APS का मुजरिम हो जिसको एहसान जिसको इमरान खान ने फ़रार भी कराया था, चाहे वो उज़ैर बलोच हो, चाहे वो राव अनवार हो। इस तरह के लोग जो हैं ये पाकिस्तान में अब तक मकासद के लिए इस्तेमाल होते रहे, और उनका शुमार कौमी असासों में किया जाता रहा है जिनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। लेकिन अब ये 2 हज़रात कौमी असासों की फहरिस्त से खारिज कर दिए गए, और उन्हें बता दिया गया आपने अपनी जंग अब खुद लड़नी है, हमारी तरफ से कोई प्रोटेक्शन अब नहीं मिलेगी, ना ही दस्ते तावन या दस्ते पनाह हरकत में आएगा आपको बचाने के लिए या आपको मदद देने के लिए। तो ये एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है। सारी फहरिस्त हम चलते हैं, इमरान खान ने यू टर्न क्यों लिया। एक दिन पहले इमरान खान ने बड़ी लजाजत के अंदाज में और बड़ी फरियाद के अंदाज में हुकूमत को ये पेशकश की थी कि मैं मशरूत तौर पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ, आप मुज़ाकरात करें और इलेक्शन की तारीख दें। तो इस पर जो फौरी रद्दमल आया था वो मरियम औरंगज़ेब साहब का तो ये था कि हाँ, हम तारीख दे रहे हैं, तारीख है अक्टूबर 2023। और फजल रहमान साहब ने बयान दिया कि अक्टूबर के बाद भी 6 महीने के बाद की तारीख। और राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि धमकियों और गालियों के साथ कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। गोया कि मजमूई तौर पर हुकूमत ने इमरान खान की पेशकश मुस्तरद कर दी। अगरचे इस दौरान ये ख़बर भी ज़राए के हवाले से आई कि शहबाज शरीफ साहब ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने इमरान खान की इस तजवीज़ पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया, लेकिन वो कोई गौर शोर नहीं था, सीधी सी बात थी। इमरान खान मुज़ाकरात करने की पोजीशन में नहीं है, ऐसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। अब इसके 2 नतीजे बरामद हुए। एक तो ये कि हुकूमत ने गोया कि मुज़ाकरात की पेशकश मुस्तरद कर दी, जिसकी वजह से अमलन मुस्तरद कर दी, जिसकी वजह से इमरान खान का जहन पर ज़ाहिर बुरा असर पड़ा। और दूसरे ये कि पार्टी के अंदर से भी इमरान खान से कहा गया कि ये आपने क्या किया, ये इस तरह की बात आपको नहीं करनी चाहिए थी। बाद में फवाद चौधरी वजाहतें भी देता फिरा कि नहीं, ये मसला है, वो मसला है, हमारा तो स्टैंडिंग मौक़िफ़ है। हालांकि वो झूठ बोल रहा था, क्योंकि इनका स्टैंडिंग मौक़िफ़ ये था कि अव्वल तो इन चोरों डाकुओं से मुज़ाकरात हो ही नहीं सकते, और अगर होंगे भी तब होंगे जब ये हुकूमत इलेक्शन की तारीख़ अनाउंस कर दे कि फ़लाँ तारीख को हम इलेक्शन कराने पर तैयार हैं, उसके बाद फिर इंतखाबी ज़ाब्ते वगैरह के हवाले से हम मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। जबकि इमरान खान ने कल ये कहा था कि मुज़ाकरात कर लो, और मुज़ाकरात में
इलेक्शन की तारीख दे दो। तो चुनांचे इमरान खान के पास अब उस बयान से मुकरने का के अलावा कुछ चाला ही नहीं रहा था। इसकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो गई थी इसके अपने हामियों के अंदर भी कि उसने ये बयान वापस ले लिया। लेकिन ज़ाहिर है इस तरह के बयान वापस लेने से बयान वापस नहीं हुआ करते। सब ने अपने कानों से सुना, ये कोई अखबार की छपी हुई खबर नहीं थी कि जिसकी आप तरदीद कर दें कि नहीं मैंने ये नहीं कहा था, ये अखबार ने गलत रिपोर्ट किया, बल्कि ये तो फिक्रे थे जो सारी कौम ने टीवी पर सुने। अब ये कह रहा है कि नहीं हुकूमत ने गलत मैसेज लिया। हुकूमत ने गलत मैसेज क्या लिया? तुम्हारा क्लियर कट फिक्रा है कोट एंड कोट कि हुकूमत आए, मुज़ाकरात करे और हमें इलेक्शन की तारीख दे, मुज़ाकरात के लिए बैठने को तैयार हूँ, वो इंतखाबात की तारीख का उसमें तय करे, ऐलान करे। ये फिक्रा कोट एंड कोट फिक्रा इमरान खान ने कहा। और अब इससे गलत मैसेज किसने लिया? गलत मैसेज कौन ले सकता था इस क्लियर कट फिक्रे से? तो उसके बाद फिर इसने ये यू टर्न लिया और ये यू टर्न लेना उसकी मजबूरी थी। और फिर ज़ाहिर आसाब पर असर होता है। ये ख़ुद को देवता समझता रहा है, ऐसा देवता कि जिसके हुक्म की सरताबी परवेज़ इलाही भी नहीं कर सकता, मुनस इलाही भी नहीं कर सकता। और चलिए इनको छोड़िए, ये तो दूसरी इत्तेहादी पार्टी के अंदर तो उसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता कि इमरान खान का ख्याल था कि इधर मैंने कहा कि इस्तीफ़े दे दो या कौमी सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दो, और इधर सारे आमन्ना सद्दकना कहते हुए कि इमरान तेरे जानसार बेशुमार कहते हुए वो असम्बलियों से इस्तीफ़े दे देंगे और पता नहीं क्या इनकलाब बर्पा हो जाएगा। लेकिन फिर देवता को बड़ी ज़क पहुंची, बड़ा जहनी सदमा पहुंचा जब उसने देखा कि ना सिर्फ ये है कि परवेज़ इलाही ने शरारतें शुरू कर दी, इसके साथ डबल गेम शुरू कर दी है। मुनस इलाही ने इसे नंगा कर दिया है। वही मुनस इलाही जो कहा करता था कि इमरान खान का मैं जानसार हूँ और मैं अनकरीब PTI में शामिल हो जाऊँगा। ये सारी चीज़ें आप सबके सामने हैं। उसी मुनस इलाही ने यह कह कर के बाजवा था हमें इसके साथ लाने वाला, इमरान खान को नंगा कर दिया, इमरान खान के कपड़े उतार दिए और पार्टी के अंदर से मुखालफत शुरू हो गई। महमूद खान ने क्लियर कर दोबारा कहा है कि मैं असम्बली नहीं तोड़नी चाहिए। असद कैसर भी यही कह रहा है और परवेज़ खट्टक भी यही कह रहा है। PTI पुख्तूनख्वा के और भी लीडर यही कह रहे हैं कि इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, ना ही असम्बली तोड़नी चाहिए, हमें बड़ा नुकसान पहुंचेगा। वो जो एक फ़ज़ा बनी थी अप्रैल मई के दरमियानी अरसे में जिसमें हमारी मकबूलियत का ग्राफ खासा बुलंद हो गया था, वो अब वो फ़ज़ा नहीं है, वो फ़ज़ा तब्दील हो गई है। और ज़ाहिर है तब्दील होने के कई अवामिल हैं जो तरतीबवार आपके सामने आते रहे। किस तरह वो 25 मई को पसपा हुआ, यू टर्न लिया, फिर वो बयानिए एक के बाद एक करके वापस लेता रहा, अमरीकी साजिश से भी वापस हो गया, इस्टेब्लिशमेंट की साजिश से भी हो गया। कातिलाना हमले के बाद फिर जिस तरह ये डर गया, वो खबरें तो लोगों तक पहुंचती है कि वो जो ट्रक है, कंटेनर है, वो भी बुलेट प्रूफ, जो इसका केबन है वो भी बुलेट प्रूफ, और जिस कार पर बैठ कर ये केबन में कंटेनर में घुसना था इसने, वो भी बुलेट प्रूफ। और ज़मान पार्क की सिक्योरिटी इतनी ज़्यादा, और इस सब के बावजूद इसके अंदर बाहर निकलने की जरूरत नहीं हो रही। कल पेशावर जाना था, नहीं जा सका, कहा कि मौसम ख़राब है। मौसम तो कल ऐसा ख़राब नहीं था, सारी फ़्लाइटें मामूल के मुताबिक चल रही थी, इसके लिए मौसम कैसे ख़राब हो गया? तो ये बहुत सारी बेशुमार बातें हैं जिनका अवाम पर असर पड़ता है, और वो असर पड़ा। और फिर ख़ास तौर पर एक नफसियाती असर। PTI कारकुन समझते थे कि हमारा लीडर जो है वो तो बस आसमानों से उतरा हुआ है, इसको तो कोई चीज़ नुकसान पहुंचा ही नहीं सकती, और ये तो एक चट्टान की मानंद खड़ा है। लेकिन जब उन्होंने ये देखा कि इस पर तो पै दर पै मुसीबतें आ रही हैं और वो किसी मुसीबत से निकल नहीं पा रहा, हर मुसीबत में वो हाथ पाँव मार रहा है और बड़ी बेचारगी का आलम है, एक के बाद एक उसको शिकस्त हो रही है, तो उसके देवता होने का तअस्सुर जो है वो भी चकनाचूर हुआ या उसे नुकसान पहुंचा। जो तस्वीर इसकी बनाई गई थी इमरान खान की, किसके पास तुर्ब के पता नहीं कितने पत्ते हैं और पता नहीं कितने मास्टर कार्ड हैं, वो सारे मास्टर कार्ड चला कर देख लिए, रूहानी कुव्वतों को भी बुलाकर देख लिया, सारी शिकस्तें हो गई। तो फिर एक इसकी मकबूलियत जो है इन सारे अवामल की वजह से कम होने लगी है, कम हो चुकी है और कम होती जा रही है। और मुझे नहीं लगता कि ये अगले इलेक्शन में PTI कोई ख़ास किस्म की ताकतवर पार्टी होगी, ये एक दरमियाने दर्जे की पार्टी होगी। और मैं तो ये भी कहता हूँ कि उस वक्त बहुत यकीनी तौर पर ये बात कही जा सकती कि उस वक्त शायद इमरान खान मौजूद ना हो, PTI मौजूद हो, लेकिन इमरान खान सियासी मैदान में मौजूद ना हो, जेल के अंदर हो,
कई किस्म की सज़ाओं का सामना कर रहा हो, कई किस्म के मुकदमात का सामना कर रहा हो, कई किस्म की नाअहलियाँ ऐसे सुनाई जा चुकी हों। इस तरह की सूरत हाल जो है हमें नज़र आ रही है। और 100% यकीन के साथ दावा इसलिए नहीं किया जा सकता कि यहाँ चीज़ें बदलती रहती हैं। तो इन सारी चीज़ों का फिर उसके ज़हन पर जो असर हुआ, तो उसको ये फ़िक्रा ज़ाहिर है कि नहीं कहना चाहिए था। ऐसी बात कोई लीडर कैसे कर सकता है, किसी छोटी सतह का लीडर भी कैसे कर सकता है कि अगर आज़म सवाती के साथ जो कुछ हुआ वो मेरे साथ हुआ होता तो मैंने खुद कुछ हमला कर देना था। कभी लीडर ने ये ऐसी बात की है? ये तो एक ऐसा आदमी ही कर सकता है जिसके दिल के अंदर एक शरारत और एक इंतकामी जज्बा और एक तखरीबी जहन मौजूद हो, वही ये बात कर सकता है। और वैसे भी खुद कुछ हमलों से इसका जो नाता है वो हमें पता है, कौम को भी पता है वो क्या है। वो भी लाशूरी तौर पर चीज़ हो सकती है, लेकिन इसे अब सब चीज़ का अंदाज़ा हो गया है। इसका भी इल्म हो गया कि असम्बलियाँ नहीं टूट सकती, ना परवेज़ इलाही तोड़ सकता है, और परवेज़ इलाही तोड़ना चाहे तो भी नहीं तोड़ सकता है। सिस्टम कुछ इस तरह का बन गया है, हालात कुछ इस तरह के बन गए हैं कि ये असम्बलियाँ नहीं टूटेंगी। इस्तीफ़े देने का जो इम्कान है वो भी ये देख ले। कल जो इजलास हुआ उसमें 30 रुकन सरकार यानी PTI के और इत्तेहादियों के 30 रुकन गायब थे। 8 रुकन काफ लीग के गायब थे और 22 रुकन PTI के गायब थे। वो क्यों गायब थे? अगर ये देवता है इतना बड़ा तो वो क्यों गायब थे? और ये तो सारी स्टोरीज आपने पढ़ ली हैं, सुन भी ली हैं कि पार्टी के अरकान की अक्सरियत ने मुखालफत की है इस्तीफ़े देने की, और जो अक़लियत है उसने इस्तीफ़े देने की हमायत नहीं की, बल्कि वो खामोश लिसनर के तौर पर इजलास में बैठे रहे, सुनते रहे, अपनी राय नहीं दी। जिन लोगों ने राय दी वो अक्सरियत में थे और उन सब के सब ने असम्बलियाँ तोड़ने की भी मुखालफत की और इस्तीफ़े देने की भी मुखालफत की। अब बताइए ये क्या लीडर है कि जिसके फैसले के हक़ में पार्टी के अंदर एक भी आदमी नहीं उठा? बाहर आकर बेशक फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी और या जो भी है वो इनके बाहर आकर जो मर्ज़ी कहें कि हम 1 मिनट नहीं लगाएंगे, असम्बलियाँ तोड़ देंगे, असम्बलियाँ तोड़ने की तारीख भी तय हो गई, सब कुछ हो गया। इमरान खान ने ट्रंप कार्ड भी खेल दिया, मास्टर कार्ड भी खेल दिया, फलाना कार्ड भी खेल दिया। जो अंदर की बात है वो अब छुपाई नहीं छुपती, सबके इल्म में, सबके नोटिस में आ गई है। और जब अवामी हलकों में, सहाफ़ती हलकों के नोटिस में आ गई है तो मुक़्तदर इदारों और हुकूमत के हलकों के नोटिस में तो वो ज़्यादा तफसील के साथ बात आ गई होगी। इसी वजह से फिर ये इस तरह की बातें कर रहा है। और आज़म सवाती वाली जो बात की ज़ाहिर है वो आपके इल्म में है कि वो आज़म सवाती झूठ बोलता है कि उसे नंगा किया गया या उसे ज़ख्मी किया गया। ज़ख्मी किया जाने वाला झूठ तो उसने खुद ही इतराफ़ कर लिया ना, जब उसने कहा कि मेरे यहाँ ज़ख्म लगाए गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने फिर कोई केमिकल लगाकर वो ज़ख्म गायब कर दिए। कभी दुनिया में किसी ने केमिकल लगाकर ज़ख्म गायब किया आज तक किसी का? ये तो फिल्मों के अंदर मेकअप में होता है कि एक ज़ख्म वो क्रीम पाउडर लगाकर, स्याही वगैरह लगाकर ज़ख्म की सी शक्ल बना दी और फिर जब वो सीन शूट हो जाता है तो उसके बाद वो उसको वो रुई से या स्पंज से या स्पिरिट से साफ़ कर देते हैं। तो ये तो आज़म सवाती की हालत थी। तो आज़म सवाती से याद आया कि शहबाज गिल, जिसने आज़म सवाती से भी बढ़कर फ़ौज के ख़िलाफ़, इदारों के ख़िलाफ़ बकवास की थी, उसकी दोबारा गिरफ़्तारी का फ़ैसला हो गया। वो कब होती है ये नहीं पता, लेकिन इसमें अहम बात यह है कि शहबाज गिल ने भी कहा था कि मुझे नंगा करके मारा गया। जो उसने झूठ बोला था उसे क़त्अन नंगा नहीं किया गया था। लेकिन अब लगता है कि उसकी इज्जत रखने को कि ये शहबाज गिल झूठ नहीं बोलता, इसने सच बोला था, शायद इस मर्तबा जब उसे पकड़ा जाए तो उसका ये शौक़ पूरा कर दिया जाए ताकि ये बाद में आकर कहीं ये कसम उठाने के काबिल हो जाए कि हाँ मैं कसम खाकर कहता हूँ कि मुझे नंगा किया गया था। उस वक्त नहीं किया गया था, अब किया गया था। तो लगता है कि हुकूमत ने या किसी और ने, FIA ने ये फ़ैसला किया है कि इसने जो बात सीगा माजी में कही थी, मुअस्सर व माजी कही थी, वो झूठ थी, लेकिन अब उस वक्त आ गया है कि उस झूठ को सच साबित कर दिया जाए। खैर ये तो चलिए ज़रा तफन्नुल बात थी, वैसे इसके साथ कुछ भी हो सकता है। जिस तरह की इसने बकवास की बाद में भी, और आज़म सवाती ने जो बकवास की वो भी हद से उसने अबूर किया और अब वो इस हद अबूर करने का नतीजा भुगत रहा है और नतीजा भुगतेगा। तो नाज़रीन, इसके बाद आप देखिए कि जो PTI के साफ़ी हैं, जो फर्रा बीबी से, फर्रा गोगी से नेटवर्क से बाकायदा मंथली 10-10 लाख रुपए लेते रहे हैं, उनमें एक वो साहब भी हैं जिन्होंने ये एक झूठा ख्वाब गढ़ा था
کہ नऊज़ बिल्लाह नकल कुफर नबाशत कि जनरल बाजवा की तकर्री हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई थी। इस झूठ और हजूर पाक पर बहतान लगाने वाले आदमी ने इस बहतान का मुआवजा 1 करोड़ रुपए तय किया था, लेकिन इसको मिले थे 10 लाख। वो बाजवा साहब की कंजूसी हो सकती है कि उन्होंने 10 लाख दिए। तो अब वो साहब और 3-4 साहबान और मसलसल ये गुल गपाड़ा करते रहे कल अपने प्रोग्रामों में, टीवी प्रोग्रामों में भी, सोशल मीडिया के ब्लॉग में भी, कि जनाब इमरान खान साहब असम्बलियाँ तोड़ दें, फौरी तोड़ दें, जितना लेट करेंगे नुकसान होगा, बात हाथ से निकलती चली जाएगी, आपके पास वक्त नहीं है, फ़ौरन असम्बलियाँ तोड़ दें। ये मिन्नत तरले आहुजारी के अंदाज में ये इमरान खान से गुजारिश की गई है, लेकिन इन लोगों को ये नहीं पता कि इमरान खान के हाथ में असम्बली तोड़ने का कार्ड नहीं रहा। अब तुम लोग जितनी मर्ज़ी मिन्नतें कर लो, जितने मर्ज़ी तरले कर लो, जितने मर्ज़ी वो अब स्यापे डाल लो, इमरान खान कुछ नहीं कर सकता। असम्बली तोड़ना उसके बस में नहीं है। और वैसे भी इदारा जाती फ़ज़ा ने भी उस तक ये बात कन्वे कर दी है कि अदम इस्तेहकाम की गुंजाइश नहीं। अच्छा, तीसरी खबर जो है वो परवेज़ इलाही मलक रियाज। अच्छा, उसमें खैर एक जनरल टाइटल तो उसका पहले ही आ गया है कि वो गैर सियासी है, लेकिन अब गैर सियासी होने के अलावा माजी में जो प्रैक्टिस रही है कि कुछ आला कार, कुछ टाउट, कुछ कारंदे रखे जाते थे हर दौर में, और कुछ तो बड़े पुराने थे जिनके नाम मैंने शुरू में लिए, तो इनके ज़रिए मकासद हासिल किए जाते थे। अब उसमें मलक रियाज भी शामिल है, जो बड़े बड़े अफसरों को, अब नाम तो हम ले नहीं सकते उस तरह, लेकिन बड़े बड़े अफसरों को 4-4 कनाल के प्लाट रिश्वत में देता रहा है, और उसके बदले में उसने बेपनाह नाजायज़ काम कराए, जिनमें ज़मीनों पर कब्ज़े को कानूनी शक्ल देना। आपने देखा कि जहाँ साकिब निसार और खोसा ने किस तरह इसके तमाम कब्ज़ों को जायज़ करार दिया, और इस तरह परवेज़ इलाही भी एक पंजाब का कब्ज़ा ग्रुप मशहूर है। जब ये परवेज़ इलाही वज़ीर आला था पंजाब का मुशर्रफ के दौर में, तो उस वक्त पुलिस वाले कहा करते थे कि हम किसी बड़े मुजरिम पर हाथ डालते हैं तो खुरा नट हाउस की तरफ जा निकलता है, हम क्या कर सकते हैं, हमें छोड़ना पड़ता है। यानी तमाम गैंगस्टर जो थे वो नट हाउस को भत्ता देते थे, या वो नट हाउस से ऑपरेट किए जाते थे। तो ये वो चूँकि सरकारी असासा था, इसलिए उसे कुछ नहीं कहा जाता था, बल्कि उसे हर दौर में इस्तेमाल किया जाता था। तो अब इन लोगों का नाम सरकारी कौमी असासों, सरकारी में गलत कह गया, माफ़ कीजिएगा, कौमी असासों की जो परमानेंट एक फहरिस्त है, वो उस फहरिस्त को मेरे ख्याल में ख़त्म कर दिया गया है। तो अब परवेज़ इलाही को भी बता दिया गया है और मलक रियाज को भी बता दिया गया है कि भाई हम अब मज़ीद तुम्हारे अब्बे नहीं हैं, तुम्हारे सरपरस्त नहीं हैं, तुम्हारे वो मुहाफ़िज़ फरिश्ते नहीं हैं। अब तुम अपनी जंग खुद लड़ोगे, जिस तरह लड़नी है तुम्हारी मर्ज़ी, हम न तुम्हारे ख़िलाफ़ कुछ करेंगे न तुम्हारी फेवर में कुछ करेंगे। अब इनका मसला ये है कि एक तरफ से तो ये यतीम हो गया, पूरी तरह यतीम हम नहीं कह सकते, क्योंकि अदलिया के अंदर इनके अब्बे मौजूद हैं, और वो पंजाब में भी हैं, इस्लामाबाद में भी हैं, और हर जगह पर है। तो लेकिन ये है कि अब वो वहाँ से भी इनको मदद तो मिलेगी, लेकिन शायद उतनी ज़्यादा अब नहीं मिल सकेगी जितने के माजी में मिलती रही है, कि इधर इरादा ज़ाहिर किया रिट दायर करने का, उधर से इंसाफ इनको घर पर पहुँचा दिया गया। मोहतरम मिन्नाल्लाह साहब को आप जानते हैं कि वो तो जनाब इमरान खान की ज़मानत लेने के लिए जब इमरान खान पहुँचा तो उनका बस नहीं चल रहा था कि उनका इस्तकबाल करे, उनके गले में हार पहनाए। तो ये इस तरह की फ़ज़ा जो है अब उसमें भी कुछ तब्दीली मुतवक्को है। तो अब इस परवेज़ इलाही साहब के पास कोई चारा नहीं रहा, जो भी हालात हैं उनके सामने हैं। इन हालात में अब वो क्या करेंगे? इमरान खान के साथ उनका चलना अब मुश्किल है। इमरान खान के साथ चलना सिर्फ ये नहीं है कि वो असम्बली नहीं तोड़ेंगे, बल्कि उनके साथ चलते रहना भी तकरीबन नामुमकिन हो गया, बल्कि पूरा नामुमकिन हो गया। मसला सिर्फ ये है कि अब मुतबादिल क्या हो। मुस्लिम लीग नून की तरफ से तो उन्हें शायद जवाब मिल जाए, इसलिए कि 2 रोज़ पहले नवाज़ शरीफ साहब ने किसी को ये कहा था कि परवेज़ इलाही असम्बली तोड़े या ना तोड़े, इससे कबूल नहीं करना। जिस तरह वो वाजबे वाली तोसी के बारे में एक सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया था, कहा गया है कि उसी तरह का सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। लेकिन थोड़ी सी लचक तो नहीं, लेकिन एक बहरहाल एक ख़बर है कि वो
جب مونس لائی کے بارے میں جو اس کے اقدامات یا بیان کے بارے میں نواز شریف سے سوال کیا گیا تو نواز شریف نے اس سوال کا جواب نہیں دیا، یعنی کوئی تبصرہ کرنے سے انکار کیا۔ تو اب پرویز الہی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کیا کرے، وہ اس کے مسلسل رابطے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی اور زرداری کے ساتھ بھی، اور رابطوں کا مقصد ایک ہی ہے کہ یہ اتحاد جو ہے، حکمران اتحاد، یہ مجھے ساتھ لے لے اور وزیر اعلیٰ میں ہی رہوں۔ اب یہ ساری گیم اس پر چل رہی ہے۔ اب 1 منٹ کی گیم ہے، اگر زرداری اور مسلم لیگ یہ فیصلہ کر لیں کہ ٹھیک ہے پی ٹی آئی سے پنجاب چھیننا ہے، پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ دینی ہے، اس کے پاس ہے تو رہے، پی ٹی آئی غائب ہو جائے، تو یہ 1 منٹ کے اندر اندر پنجاب میں پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہو سکتی ہے، پرویز الہی وزیر اعلیٰ رہے گا اور اس کے اتحادی جو ہے یہ لوگ آ جائیں گے۔ اب مجھے نہیں پتا کہ یہ بیل منڈے چڑھتی ہے کہ نہیں چڑھتی، لیکن اتنا ہے کہ حکومت کو پرویز الہی نے یقین دلا دیا ہے کہ بھئی میں تو اسمبلی نہیں توڑ رہا، اور حکومت کو ویسے بھی پتہ چل گیا، ہر طرف سے پتہ چل گیا ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد فائل نہیں کی گئی، دستخط کرا لیے گئے ہیں اس پر، فائل نہیں کی گئی۔ کہا یہ جا رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ دراصل وہ ان کے پاس نمبر پورے نہیں ہیں، وہ تو تحریک عدم اعتماد پاس کرا ہی نہیں سکتے، اس لیے واپس لے لیے۔ یہ غلط ہے، اس لیے کہ جب تحریک عدم اعتماد پیش کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا، جب دستخط کرائے گئے تھے، تب بھی انہیں پتہ چل گیا تھا کہ انہیں پتہ تھا کہ ہمارے پاس 4 نمبر کم ہے، ہم عدم اعتماد پاس نہیں کرا سکتے۔ تو اصل میں تحریک عدم اعتماد کا مقصد اسے پاس کرانا نہیں تھا، بلکہ فوری طور پر پنجاب اسمبلی کو ٹوٹنے سے بچانا تھا، جس میں پرویز الہی کی رضامندی بھی شامل تھی کہ آپ تحریک عدم اعتماد لائیں تاکہ یہ 8-10 دن کے لیے تو مسئلہ ٹلے، قومی صوبائی اسمبلی توڑنے کی نوبت نہ آئے۔ لیکن پھر بعد میں حالات زیادہ اوپن ہو گئے، تو اب اس تحریک عدم اعتماد کی ضرورت نہیں رہی، اس لیے وہ واپس لی گئی ہے۔ اب مسئلہ صرف یہی ہے کہ پرویز الہی سے الائنس کرنا ہے یا ایک گروپ بنا کر پی ٹی اے کے اندر جو گروپ بنا ہوا ہے اس کو استعمال کرنا ہے، اس کے اندر کیا کیا قانونی رکاوٹیں ہو سکتی ہیں، سپریم کورٹ کا رویہ کیا ہوگا۔ وہ 20 ارکان اگر وہ ایک گروپ بنا لیتے ہیں اور وہ کچھ بھی نہیں کرتے، صرف یہ کرتے ہیں کہ وہ اجلاس کے اندر حاضر نہ ہوں، تو گورنر صاحب اعتماد کا ووٹ لینے کا آرڈر کر دیں گے پرویز الہی کو، اور یہ اس حکومت سے جان چھوٹ جائے گی۔ تو لیکن ابھی تک یہ آپشن پر غور کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب کے ساتھ بھی معاملات ہیں کہ پرویز الہی کو رکھنا ہے یا پرویز الہی کو بھی چھٹی کرانی ہے، اس بات پر ابھی قطعی فیصلہ نہیں ہو سکا، اور خیال یہی ہے کہ نواز شریف صاحب پرویز الہی کے فیور میں فیصلہ نہیں دیں گے، جس طرح کہ شہباز شریف چاہتے ہیں، اور شاید پی ڈی ایم یا حکمران اتحاد کے اندر کچھ لوگ اور بھی چاہتے ہوں۔ تو یہ جناب صورتحال ہے۔ باقی آپ وہی خبریں، اسد کیسر نے کہا کہ ہاں ہم نے باجوہ کو توسیع دے کر غلطی کی، اندازہ کریں اس وقت کیا کہہ رہے تھے کہ میدان جنگ میں گھوڑے نہیں بدلے جاتے، اور اگر اپوزیشن نے توسیع کے حق میں ووٹ نہ دیا قانون سازی میں تو یہ ملک سے دشمنی ہوگی، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری غلطی تھی جس پر ہمیں پچھتاوا ہے، حالات ساری اسی کی وجہ سے خراب ہوئے۔ اور عمران خان نے کل ایک ٹویٹ کیا کہ باجوہ فاشسٹ تھا، حالانکہ حکومت یہ کر رہا تھا، وزیر اعظم یہ تھا۔ باجوہ بہت برا ہوگا، لیکن فاشزم کے اختیارات تو حکومت کے پاس ہوتے ہیں، جس نے لوگوں کو پکڑنا، اختلاف رائے کی آزادی نہ دینا، پابندیاں لگانا، سخت گیریاں کرنا۔ اب یہ دیکھیں نا، یہ رانا ثناء اللہ پر 14 کلو افیم یا ہیروئن ڈالنے کا جو فیصلہ تھا وہ کس کا تھا؟ ہر طرف سے یہ خبر آ گئی، لیک ہو گئی، اندر کے لوگوں نے بھی بتا دی کہ یہ عمران خان کا آرڈر تھا۔ فوج کے ادارے، فوج کے لوگ اس میں استعمال ہوئے، اور وہ فوج تو استعمال ہوتی رہی ہے۔ جنرل فیض کی پوری جو ایک داستان ہے، اور فیض کی، اس کے ساتھیوں کی، اس میں کرنل شفیق کا بھی کوئی نام آتا ہے، وہ بہت ہی ایک بدتمیز قسم کا، اور اس کے بارے میں اب کیا کہا جائے کہ اس نے انتہائی غیر انسانی حرکتیں کی ہیں، وہ تھا، اور پورا ایک ٹولہ تھا، کرنل بھی تھے اس میں، بریگیڈیئر بھی تھے کچھ میں، یہ فیض خود ان کا افسر تھا، آئی ایس پی آر کے لوگ بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، نیچے بھی بہت سارے لوگ ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے جو حرکتیں کی، لیکن اگر عمران وزیر اعظم کے عہدے پر کی کرسی پر تو عمران خان بیٹھا ہوا تھا نا، اگر وہ چاہتا تو یہ کچھ بھی نہ ہو سکتا۔ فاشزم کا تانا دینے والا دراصل خود اس ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا فاشسٹ تھا، ضیاء الحق سے بھی بڑا، مشرف سے بھی بڑا، اور ایوب خان سے بھی بڑا۔ تو ناظرین، اب اسی طرح معاملات چلتے جا رہے ہیں۔ عمران خان کے جو برے دن آئے تھے، میں نے ایک کالم لکھا تھا نوائے وقت میں کہ 60 کا دور اس پر چل رہا ہے۔ میں علم نجوم کا اس کا قائل نہیں ہوں،
اور اس کی جو لوگ اس کے بارے میں فیصلے دیتے ہیں ان کے بارے میں میری بڑی کلیئر رائے ہے کہ ان کے 95% اندازے اور ذائچے تو غلط ثابت ہوتے ہیں اور 5% تکا ان کا لگ جاتا ہے. تو یہ تو علم ہی ایک جعلی اور فرضی اور جھوٹا علم ہے. علم نجوم جو بروج کا علم ہے وہ صرف اس حد تک صحیح ہے کہ مخصوص تاریخوں میں اور مخصوص موسم میں پیدا ہونے والے افراد کے اندر کچھ DNA کے حساب سے، کچھ جبلت کے حساب سے کچھ خصوصیات آ جاتی ہیں جو دوسرے پیریڈ میں پیدا ہوتے ہیں ان سے وہ مختلف ہوتے ہیں. وہ ان کا تعلق جسمانی صلاحیتوں سے ہوتا ہے. لیکن یہ کہ یہ نجوم کا ذائچہ دیکھ کر آپ یہ فیصلہ کر لیں کہ فلاں گر جائے گا، فلاں کو چوٹ لگ جائے گی، یہ سارا جھوٹ ہے. تو لیکن میں نے اپنے ایک سیاسی اندازے کی بنیاد پر علم نجوم کی یہ اصطلاح استعمال کی تھی آج سے 3 مہینے پہلے کہ عمران خان پر 7.5 کا دور شروع ہو گیا ہے. تو یہ 7.5 اب 7.5 سال چلے گی اور اس سے پہلے تو عمران خان کی جان چھوٹتی ہوئی نظر نہیں آتی، الا یہ کہ اس کے ساتھ کچھ اور ہو جائے. تو ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ بات چیت ہوگی. تب تک لیے خدا حافظ.